हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने ह्यूमन वैल्यूज के बारे में देखा था और ह्यूमन वैल्यूज को हम कैसे इनकलकेट कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी में, उसको हमने देखा था। और उसमें फैमिली का क्या रोल होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल होता है, सोसाइटी का क्या रोल होता है, ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। आज हम देखेंगे कि जो ह्यूमन वैल्यूज होते हैं, जो मानव मूल्य होते हैं, हमारे समाज के जो कुछ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लीडर्स हैं, या फिर जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स हैं, इन सब लोगों से, इन सब के पर्सनालिटीज से हम कौन कौन से ऐसे ह्यूमन वैल्यूज हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं और जो हम अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने बिहेवियर में और अपने कैरेक्टर में उसको इनकलकेट भी करते हैं। इवन उसको हम एक्सप्रेस भी करते हैं जहाँ पे भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? तो उम्मीद है कि अभी तक का जो लेक्चर है दोस्तों, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा होगा। जैसा कि आप लोगों का रिस्पांस भी है कि आई एम प्रोवाइडिंग अ बेस्ट लेक्चर सीरीज इन दिस यूट्यूब वर्ल्ड। तो आगे भी हम इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे। और हाँ, आप लोगों का एक डिमांड था कि सोशल जस्टिस हम शुरू करें, तो सोशल जस्टिस मैं शुरू कर रहा हूँ कल से। लेकिन बस अंतर ये है कि उसको हम अपने यूट्यूब पे अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। आपको वो कल से 9:30 बजे सवेरे अन अकेडमी पे देखने को मिलेगा। ठीक है ना? लिंक भी मैं नीचे शेयर कर दूंगा। और अगर आप में से कोई अन अकेडमी प्लस प्रोग्राम लेना चाहता है तो मैं अपना रेफरल कोड भी दे दूंगा, तो आप उसको रेफरल कोड यूज करके आप 15% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये अन अकेडमी का प्रचार नहीं है, ये मेरा भी प्रचार नहीं है, ये केवल ये है, इन्फॉर्मेशन है कि जिसको भी सोशल जस्टिस पढ़ना है वो वहाँ पे आकर के 9:30 बजे लाइव हमसे जुड़ सकता है, पढ़ सकता है। इवन ऑफलाइन भी वो आपको बाद में भी अवेलेबल होगा, आप बाद में भी देख सकते हैं। और साथ में जहाँ तक नोट्स की बात है, तो आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जैसे कि अभी तक प्रोवाइड करवाता आ रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे और वो नोट्स आप अन अकेडमी से भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो कल 9:30 बजे से हम जो है अपना सोशल जस्टिस भी शुरू करेंगे। ठीक है ना? लेकिन अभी आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ह्यूमन वैल्यूज। और एथिक्स वाला जो लेक्चर चल रहा है अभी यूट्यूब पे, ये चलता रहेगा। इवन जो लोग अन अकेडमी पे एक्सेस नहीं कर पाएंगे, हम बाद में उसको यूट्यूब पे भी अपने पढ़ाएंगे, फिर से पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो खैर, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं एक वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे आपकी तैयारी इन्हांस हो रही होगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है ना? चलिए शुरू करते हैं अभी आज का लेक्चर। देखिए, जो ग्रेट पर्सनालिटीज से हमको जो वैल्यूज मिलते हैं, उस वैल्यूज तक पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, या फिर हम किसे एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, और हम किसे लीडर कहते हैं, कौन नेता कहलाता है, और कौन रिफॉर्मर होता है जिसको हम बोलते हैं, जो समाज सुधारक या सुधारक के रूप में जिसको हम जानते हैं कि ये लोग क्या होता है, कैसे होते हैं। और अगर मान लीजिए आपको एक लाइन में कहीं पे डिफाइन करने को आ गया, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क इज दैट कि आपके पास कुछ ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स, ऐसे आपका वर्ड पावर होना चाहिए कि आप कोई भी चीज एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आप उसको डिफाइन कर सको। राइट? तो उद्देश्य यही है कि हम एडमिनिस्ट्रेटर को जान ले क्या होता है, कि अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हमको केवल लिखना ही है, ठीक है ना? लिख के एग्जाम में पास करना है और बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले समझते हैं कि प्रशासन या शासन क्या होता है। ये एक प्रोसेस है, ए प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू एकम्प्लिश द एग्रीड गोल इफिशियंटली। एकदम आसान भाषा में कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैं और मेरे साथ मेरी टीम मिल करके किसी एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं जिसको हम लोग पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है ना? आसान भाषा में कि हम और हमारा दोस्त मिल करके कोई गोल एक अचीव करना चाहता है, और यह गोल जो है ये पहले से ही प्री डिसाइडेड है। ठीक है ना? तो यह जो पूरा प्रोसेस कहलाता है, इसको हम बोलते हैं शासन या प्रशासन। ठीक है ना? अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, प्रशासक या शासक कौन होता है? वन हु इज रिस्पॉन्सिव फॉर कैरिंग आउट दिस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है इस गोल को पाने का, इस प्रोसेस को जो कैरी आउट करता है, जो उसको आप कह सकते हैं जो उसके लिए काम करता है, उसी को हम एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। ठीक है ना?
मतलब ये कि शासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम और हमारे साथ के लोग मिल करके कुछ ऐसे प्री डिसाइडेड गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और यह जो अचीवमेंट का प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, और इस प्रोसेस को जो कैरी फॉरवर्ड करता है उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर के रोल और टास्क की बात करें तो ये सबसे पहले ऑब्वियसली कोई गोल अगर हमको अचीव करना है तो उसकी हम प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे उसको कैसे कैसे कब कौन सा काम करेंगे, कब कौन सा कहाँ डॉक्यूमेंट जाएगा, किसको कहाँ पे भेजना है, कब कौन सी चीज डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, कब लोगों से बात करनी है, तो सारी चीजें वो प्लानिंग करता है। दूसरा जो उसका टास्क होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन का, मतलब ये कि अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, और जो सिविल सोसाइटी है, एनजीओ है, और जो समाज के लोग हैं जिनके लिए आप काम करना चाहते हैं, सबके साथ जो कोऑर्डिनेशन का काम होता है वो किसका काम होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का। फिर उसके बाद डायरेक्टिंग, ऑब्वियसली जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपने जो भी टीम मेंबर्स होते हैं उनको एक डायरेक्शन देता है कि आपको इस डायरेक्शन में काम करना है, इस तरह से काम करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करता है वो, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा गोल अचीव करना है तो वो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाता है और उन ऑब्जेक्टिव्स से कहता है कि आप लोग अचीव करिए, हमारे साथ मिलकर के हम इस पे काम करेंगे और इस छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव करते हुए अपने फाइनल गोल पर पहुंचेंगे। उदाहरण के रूप में कि अगर मान लीजिए हमको अपनी लिटरेसी रेट 80% के ऊपर ले जाना है, 85% के ऊपर ले जाना है, तो उसमें छोटे छोटे बहुत सारे वर्क्स होंगे, बहुत छोटे छोटे गोल्स होंगे कि हर स्कूल में जा करके काम करना है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना है, फिर स्टेट लेवल पे काम करना है, तो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव वो डिफाइन करता है। फिर उसके बाद सपोर्टिंग द वर्क ऑफ अदर्स, ठीक है ना, और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जो उनके साथ और लोग कार्य कर रहे हैं उनको सपोर्ट करता है। और फाइनली जो अपना परफॉर्मेंस है, जो टीम का परफॉर्मेंस है, उसका वो मूल्यांकन भी करता है, इवेल्युएट भी करता है। एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में ये सच है कि दे आर अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी एंड आर सब्जेक्ट टू अवार्ड एंड रिवार्ड, मतलब ये कि कोई ना कोई एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो उनको अपॉइंट करती है, ठीक है ना, ये मतलब सेलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड नहीं होते हैं। अथॉरिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, या फिर कोई भी कार्यालय हो गया जो कि उनको अपॉइंट करती है, और उसके साथ साथ दे आर सब्जेक्ट टू अवार्ड एंड रिवार्ड, मतलब ये कि अगर आपकी अथॉरिटी ने आपको अपॉइंट किया है तो सिंपल सी बात है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको अवार्ड भी दिया जाएगा, आपको सम्मान भी दिया जाएगा, लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं तो आपको रिवार्ड भी मिलेगा, मतलब पनिशमेंट भी मिल सकता है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर यूटिलाइजेज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और प्रोसीजर टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स अनलाइक लीडर्स। इसको थोड़ा सा समझने की बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा अपने प्रोटोकॉल पे ही काम करता है, ठीक है ना, जो नियम कानून उसको बताए गए हैं, जो प्रोसीजर है वो उसी पे काम करता है। हालांकि कुछ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे भी होते हैं कि जो प्रॉपर प्रोसीजर है उससे थोड़ा हट के काम जरूर करते हैं, लेकिन वह उस प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, उस प्रोसेस में जो भी चीजें हैं उसको वायलेट नहीं करते हैं, अपने तरीके से काम कर सकते हैं वो, ठीक है ना, लेकिन जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर है। तो अगर हम एग्जांपल एक ले, छोटा सा, कि अगर आपको मान लीजिए खाना खाना है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली आप हाथ से खाएंगे और मुंह में ही डालेंगे। तो हो सकता है कि आप जो है दाएं हाथ से खा रहे हो और अगला जो है बाएं हाथ से खा रहा हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसीजर वही है कि हाथ से खाना है, मुंह में डालना है, लेकिन कुछ लोग दाएं हाथ से खा सकते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ से खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इस पूरे नेचुरल लॉ को वायलेट कर रहे हैं, आप काम वही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो प्री एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है और जो प्रोसीजर है उसी पे काम करता है, और जो उसका गोल होता है वो प्री डिफाइंड होता है। अनलाइक लीडर्स, लीडर्स जो है वो उनका अपना प्रोसीजर होता है, उनका अपना स्ट्रक्चर होता है, वो कभी भी अपना काम करने का तरीका बदल सकते हैं और कभी भी जो है वो अपना प्रोसेस चेंज कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीडर, ठीक है ना। एंड एडमिनिस्ट्रेटर इज कंसर्न्ड विद द कैरिंग आउट पॉलिसीज फेयर एंड लीडर्स फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो किसी भी पॉलिसी को लागू करता है, लेकिन जो लीडर होता है वो इस पॉलिसी को बनाता है, ठीक है ना।
वो अलग बात है कि जब भी लीडर इस पॉलिसी को बनाता है तो वह एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को, या फिर आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर को साथ में लेकर के बनाता है, उससे वो राय मशविरा लेता है, उससे सलाह लेता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस, फील्ड एक्सपीरियंस है, लोगों को जानता है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती हैं वो जानता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के लोग को लेकर के जो लीडर होता है वो पॉलिसीज बनाता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो इस पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। एन एडमिनिस्ट्रेटर डज द राइट थिंग राइट, लीडर डज राइट थिंग्स। ठीक है ना, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। एक जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमेशा चीजों को सही ढंग से करना चाहता है। ठीक है ना, जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी आप कह सकते हैं कि नियम कानून है, उसके अकॉर्डिंग वो सही काम करने का प्रयास करता है, सही काम करता है। लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा अच्छा काम ही करता है। ठीक है ना, हमेशा वो, ये देखिए बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। मतलब ये कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ठीक से काम करता है, और जो लीडर होता है वो जो काम करता है वह ठीक ही होता है। ठीक है ना, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। उसके बाद लीडर टेक्स इनिशिएटिव, फार्मुलेट न्यू पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू अचीव द गोल्स। जो लीडर होता है वो हमेशा नए इनिशिएटिव्स लेता है। हालांकि कुछ लीडर, कुछ एडमिनिस्ट्रेटर भी होते हैं जो इनिशिएटिव्स लेते हैं, लेकिन जो वो इनिशिएटिव्स लेते हैं वो किसी न किसी प्रोसीजर या किसी न किसी ऑब्जेक्टिव या किसी न किसी प्रक्रिया का ही एक भाग होता है। जबकि लीडर एकदम ब्रांड न्यू इनिशिएटिव लेता है कि आज से इस गांव में कैंपेनिंग करना है, और इस कैंपेनिंग में ये लोग शामिल होंगे, इन लोगों का ये काम होगा, वो सारी चीजें डिसाइड कर देगा। तो उसका पूरी तरह से इनिशिएटिव नया हो जाता है। उसके बाद नई पॉलिसीज बनाता है, जैसा कि हमने देखा, और उसके साथ साथ लीडर प्रोसीजर भी अपना तय करता है, इसको भी हमने पहले देखा। उसके बाद लीडर्स मे बी अपॉइंटेड बट मोस्टली इमर्जेस फ्रॉम विद इन द ग्रुप। कुछ लीडर्स हो सकते हैं कि उनको कोई अथॉरिटी अपॉइंट करती हो, लेकिन ज्यादातर लीडर जो होते हैं वो आपकी सोसाइटी में से ही एक व्यक्ति होता है जो उभर के सामने आता है। उदाहरण आप ले लीजिए कि प्रधान जो है आपके गांव से, आपके अपनों में से ही एक होता है, लेकिन वो लीडर है। उसके बाद लीडरशिप इज द एक्सरसाइज ऑफ हाई लेवल कंसेप्चुअल स्किल्स एंड डिसाइसिवनेस। इट इज इनविजनिंग मिशन, डेवलपिंग स्ट्रेटजी, इंस्पायरिंग पीपल, चेंजिंग द कल्चर, एक्सेट्रा। देखिए, लीडरशिप एक स्किल है। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो एक क्वालिटेटिव पर्सन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक क्वालिटी है, और जो लीडरशिप है ये स्किल है, और ये कंसेप्चुअल स्किल है। और ये जो है क्या कहते हैं कि सभी लोगों के अंदर नहीं होती है। उसके साथ साथ जो इनका मेन गोल होता है वो कुछ मिशन पे काम करते हैं। ठीक है, मिशन लेवल पे काम करते हैं। उसके साथ साथ अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि आप पॉलिटिकल लीडर हो, सोशल लीडर हो, तो वह लोगों को इंस्पायर करता है उस दिशा में काम करने के लिए, और इसके वजह से वह लोगों का कल्चर भी चेंज करता है। ठीक है ना, अगर हम रिफॉर्मर की बात करें, उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ पे समझ में आ गया। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा। ठीक है ना, अगला जो हमारा है वो है रिफॉर्मर। रिफॉर्मर हम किसे कहते हैं? आसान भाषा में समझिए कि रिफॉर्मर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि किसी सोसाइटी में कोई पहले से चली आ रही प्रक्रिया या प्रोसेस या ट्रेडिशन, कस्टम, उसको चेंज करता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है, या फिर सबको पता है कि यह जो अभी तक की प्रक्रिया है यह सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो जो सोशल रिफॉर्मर या जो रिफॉर्मर होते हैं वह पहले से चली आ रही प्रक्रिया को सही दिशा में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि रिफॉर्मर क्या होता है। ठीक है ना, सुधारक क्या होता है? ए पर्सन who wants to improve the prevailing condition in the society by bringing about reforms in any area of human activity। ठीक है ना, ह्यूमन एक्टिविटी का कोई भी एक ऐसा एरिया है जिसमें कुछ चीजें पहले से चली आ रही हैं, उसको वो चेंज कर देता है, इसको हम बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, सॉरी रिफॉर्मर। अब इसमें जो है, चाहे वो पॉलिटिक्स का एरिया हो तो वो पॉलिटिकल रिफॉर्मर हो जाएगा, चाहे वो सोशल कस्टम्स एंड रिलीजन्स हो तो वो सोशल रिफॉर्मर या रिलीजियस रिफॉर्मर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद
पॉलिटिकल रिफॉर्मर की अगर हम बात करें तो who promises voters that she will address poor practices and questionable activities in government such as corruption। पॉलिटिकल जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो ऐसे रिफॉर्मर्स होते हैं जो लोगों को यह वादा करते हैं कि अभी जो सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो ठीक करेंगे और बाद में वो ठीक भी करते हैं। उदाहरण के रूप में करप्शन की बात अगर हम करें तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एडमिनिस्ट्रेटर, लीडर और रिफॉर्मर क्या होते हैं और इनका जो बेसिक टास्क होता है, बेसिक जो रोल होता है, आप कह सकते हैं कि वो क्या होता है। अभी हम आगे देख लेते हैं कि जो इस तरह के कुछ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो महान एडमिनिस्ट्रेटर अभी तक के हुए हैं, उनसे हम कौन कौन से वैल्यूज सीख सकते हैं अपने बिहेवियर में, अपनी लाइफ में हम उसको इनकलकेट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रेट लीडर्स की बात करें, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, ओके। अगर हम ग्रेट लीडर्स की बात करें तो जैसे गांधी जी हो गए, मार्टिन लूथर किंग हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, तो ये सब ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, ग्रेट लीडर्स हैं। तो इनसे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, लव फॉर जस्टिस, न्याय प्रियता। मतलब ये कि सब लोग यही चाहते हैं कि सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को न्याय मिले। सेल्फलेसनेस, अब आप ये देख ही सकते हैं कि ये सभी लोग सेल्फिश नहीं थे, कोई अपने लिए काम नहीं कर रहा था, हर कोई समाज के लिए काम कर रहा था। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता का सम्मान करना, ये भी एक इनका क्वालिटी था। फिर उसके बाद डिग्निटी फॉर ऑल, मतलब कि सभी का सम्मान हो, सभी की डिग्निटी मेंटेन हो, हमेशा इन्होंने ये कोशिश की। फिर लविंग एंड केयरिंग बिहेवियर, ऑब्वियसली ये लोग लोगों को प्यार करते थे, लोगों का केयर करते थे। फिर उसके बाद पीस लविंग थे, शांति वाले थे ये लोग, शांति दूत थे, मतलब ये कि नॉन वायलेंस को प्रेफरेंस देते थे। फिर उसके बाद बेनेवलेंस, सौहार्द होता था, मधुरता होती थी। फिर उसके बाद कंपैशन, मतलब दयालु भी ये होते थे, ठीक है ना। मतलब इन सब लोगों से हम ये सब वैल्यूज अपने ह्यूमन एक्टिविटीज में, अपनी सोसाइटी में इनकलकेट कर सकते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, ये मैं अलग अलग सबको, देखिए ये समझने की बात है, मतलब कि ये लिखने की बात है कि हम लिखेंगे कैसे, हमको क्या बोलते हैं, चीट कोड टाइप का, कि हम क्या करेंगे। सारे आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, सारे आप पढ़ लीजिए, कोई भी पूछे जो भी याद आए इन सब में से सब लिख दीजिए, सब सही है, ठीक है ना, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है ना। अगर अब आप एकदम हार्ड एंड फास्ट की नहीं, गांधी जी वाले में तो सर ने इतना बताया था तो यही लिखना है, ये सब बातें नहीं है। आप जो है किसी का भी पूछता है, इसमें से जो दो चार याद आ रहे हैं वो लिख दो, इसमें से दो चार आ रहे हैं वो लिख दो, अगले में जो आएगा रिफॉर्मर्स में उसको लिख दो, सब ठीक होंगे, सब सही है, ठीक है ना। अब अगर हम ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स की बात करें, जैसे वर्गीज कुरियन हो गए, एम एस स्वामीनाथन हो गए, सैम पित्रोदा हो गए, बीपी मेनन हो गए, तो इन सब लोगों से हम कौन से वैल्यूज सीख सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इंटीग्रिटी का मतलब दोस्तों ये होता है कि आपका जो वर्ड है और जो आपका एक्शन है, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि जो आप बोल रहे हैं उसको करिए, ठीक है ना, जैसा कि आप बोलते हैं वैसा आप करते हैं, तो फिर आप माना जाएगा कि आपका जो पर्सनालिटी है वो इंटीग्रिटी वाली पर्सनालिटी है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का पार्शियलिटी मत कीजिए, सीधा मेरिट पे काम करिए, जो चीजें सही हैं उसी पे आप काम करिए। फिर उसके बाद किसी भी तरह से आप किसी को डिस्क्रिमिनेट मत करिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डिसिप्लिन में रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इनके अंदर ये क्वालिटी अगर नहीं है तो फिर वो सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज होनी चाहिए, आपका एक्शन, आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, मतलब ये आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो समाज में जितने लोग हैं उनको आप समान अधिकार दीजिए और समान रूप से उनको ट्रीट कीजिए। फिर उसके बाद लॉफुलनेस, मतलब ये कि कानून के हद में रह के काम कीजिए, कानून तोड़ करके कोई काम करने का प्रयास मत कीजिए। फिर उसके बाद सेंस ऑफ एथिकल अकाउंटेबिलिटी, मतलब ये कि हमेशा आप कानून जैसा बोलता है कानून पे ही मत रहिए, मतलब एकदम हार्ड एंड फास्ट कानून को अप्लाई मत कीजिए। जहां पे इथिकलिटी सामने आ जाए वहां पे आप लोगों की भलाई के लिए थोड़ा बहुत आप जो है इथिकल भी रहिए। फिर उसके बाद लॉयल्टी, लॉयल्टी इन द सेंस कि दोनों साइड में आपका जो गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके प्रति भी लॉयल रहिए, और आपका जो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप उसके प्रति भी लॉयल रहिए। फिर उसके बाद करेज, करेज यहाँ पे सेंस, कई सेंस में आप देख सकते हैं कि कोई नया इनिशिएटिव लेने का करेज, कोई किसी के कोई गलत चीज हो रही है तो उसके अगेंस्ट खड़े होने का करेज। फिर उसके बाद अगर सिस्टम में आप कुछ सुधार चाहते हैं तो उस सुधार के लिए प्रपोजल रखने का करेज, ठीक है ना। तो आपके अंदर करेज भी होना चाहिए, तभी जो है आप सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर बन पाएंगे।
उसके बाद अगला जो है वो है सॉलिडरिटी एंड रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। तो ये सब सारी चीजें जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर की अच्छी क्वालिटीज होती हैं, और ये जो अच्छे अभी तक के जो ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए हैं उनसे हम ये सब वैल्यूज सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने बिहेवियर में उसको हम इनकलकेट कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें कि सोशल रिफॉर्म्स जो हुए हैं अभी तक, ग्रेट सोशल रिफॉर्म्स, उनकी पर्सनालिटी से हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि कबीर जी हो गए, गुरु नानक साहब हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, विवेकानंद हो गए, सर सैयद अहमद हो गए। तो इन सबका सबसे पहला क्वालिटी ये है कि रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। देखिए, तो ये रिपीट हुआ। डिग्निटी फॉर ऑल, ये भी रिपीट हुआ, पीछे भी हम लोग देख चुके, ठीक है ना। ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद, ये भी एक क्वालिटी है जो सोशल रिफॉर्मर्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद रीजन एंड इन इक्वलिटी फॉर सीकिंग द ट्रुथ, हमेशा सच्चाई का आप जो है सच्चाई को फॉलो कीजिए, सच्चाई को खोजने का प्रयास करो, सच्चाई पे चलने का प्रयास करो। फिर उसके बाद काइंडनेस, मतलब आप दयालु रहिए, कंपैशन आप दिखाइए, ठीक है ना, काइंडनेस होना चाहिए लोगों के प्रति, कंटेंटमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद सोशल इक्वलिटी। तो आफ्टर ऑल जितने भी वैल्यूज हमने देखे, चाहे वो चाहे वो लीडर्स के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स के हों, या फिर सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं उनके हों, तो कुल मिला के कहने का सेंस ये है कि आपको मैं एक मसाला दिया हूँ। अब इस मसाले को आप कहाँ पे किस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपका पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपका स्किल है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, आप लोगों की ये डिमांड थी कि जैसे जैसे एक एक टॉपिक खत्म होता है तो उससे रिलेटेड जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हैं या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया जाए जिससे प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। तो वही मैं प्रयास किया हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, अभी आपको करना क्या है, ये क्वेश्चंस आपको देखना है और इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखना है और खुद से इसका आंसर लिखना है, ठीक है ना। और लिख करके आप खुद से इवेल्युएट कीजिए, आप टेलीग्राम पे मत भेजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि सब लोग भेजने लगेंगे तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। आप खुद से इवेल्युएट कीजिए, लोगों को दिखाइए, या फिर अगर इंटरनेट वगैरह पे कहीं पे सोशल सॉरी कोई कहीं पे मॉडल आंसर टाइप का इस तरह का कुछ अवेलेबल है तो उससे आप जो है कंपेयर करके आप थोड़ा सा इसको देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। धीरे धीरे आंसर राइटिंग आपका अच्छा हो जाएगा। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है, कॉलेज एंड स्कूल्स आर माइक्रोस्कोप ऑफ द रियल वर्ल्ड, ठीक है ना, इलेबोरेट एज टू हाउ दीज आर द इंस्ट्रूमेंटल इन कैरेक्टर बिल्डिंग, और ये आप आसानी से कर लेंगे। आल्सो सजेस्ट सर्टेन मेजर्स थ्रू व्हिच दीज इंस्टीट्यूशंस कैन प्ले अ ग्रेटर रोल इन द करंट सिनारियो। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ सजेशंस भी देने होंगे कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन किया जाए, कि जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो लोगों के बिहेवियर हैं, जो बच्चों का कैरेक्टर है वो कैसे बिल्ड किया जाए। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इज द मोरलिटी ऑफ एन एक्शन डिपेंडेंट अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एक्ट और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है, अच्छा खासा चर्चा किया है। और अगर तो आपको याद होगा तो मुझे जो सबसे बेहतर एक्शन लगता है वो सर्कमस्टांसेस पे ही बेस्ड लगता है, हालांकि ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरह से आप इसको बैलेंस बना करके इस आंसर को लिखिएगा, ठीक है ना। इसी में अगला भी है कि कैन एन एक्शन बी अनएथिकल एट मोरल, मतलब ये कि क्या कोई ऐसा एक्शन भी हो सकता है कि वो अनएथिकल है लेकिन मोरलिटी उसको अलाउ करती है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, शुड सर्कमस्टांसेस जस्ट अ मिनट should circumstances be the sole criteria for judging the morality of human action। जैसा कि हमने कहा कि मुझे पसंद है, मुझे मेरा फेवरेट एरिया है कि सर्कमस्टांसेस बेस्ड आपको एक्शन लेना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन वही है कि क्या सर्कमस्टांसेस ही एक मेन क्राइटेरिया होना चाहिए किसी भी ह्यूमन एक्शन को जज करने के लिए, आर द नेचर ऑफ एक्शन, ठीक है ना, या फिर जो वो एक्शन आप ले रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, एंड इट्स पर्पस मस्ट आल्सो बी कंसीडर्ड, जस्टिफाई योर स्टैंड विद द एग्जांपल, ठीक है ना। देखिए क्या करना है इसमें, जो तीनों थ्योरीज हमने बताया था आपको, ठीक है ना, उन सारी थ्योरीज को लिखना है, सारी थ्योरीज को जो है यहाँ पे देना है और सारी थ्योरीज को सपोर्ट करना है। फिर उसके बाद एक स्टैंड लेना है कि इसमें से कौन सबसे बेटर है और क्यों है, उसको जो है एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा देना है। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज थ्रू विच ह्यूमन कैन जज द करेक्टनेस ऑफ दियर एक्शंस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इन द context of public life, discuss how these sources are important in offering a clear and practical guidance, ठीक है ना। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। फिर उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स, हमने इस पे बात की है। व्हाई इट इज नीडेड फॉर द इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, तो
इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। तो आपको क्या करना है कि ये सब सारे क्वेश्चंस का आंसर एक दिन में मत लिखिए, 2 दिन में लिखिए, 3 दिन में लिखिए, आराम से लिख लीजिए। और एक बार आपको लिखने के बाद लगता है कि सही नहीं लिख पाए तो फिर से लिख लीजिए, ठीक है ना। तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए, तो इधर से अगर कोई क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में तो आप लोग इसको आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है, कोई डिमांड है, कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर टुडे।